देखो, सबसे पहले मेरा आप लोगों को सबको नमस्ते। और टॉपिक आपका सॉल्यूशन चल ही रहा है। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको परासरण बताया था बेटा, है ना। और परासरण की परिभाषा मैं वापस थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना कि सबसे पहली बात मैंने बेटा पिछले वाले वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था, थोड़ा सा समझना बस इसको, ताकि याद रखने की कोई आवश्यकता ना पड़े। एक बीकर लियो और बीकर के अंदर हमने पानी रखा और पानी के अंदर अपन ने किशमिश डाल दी। क्या डाल दी? किशमिश। यहाँ पर जो पानी है वो बेटा विलायक है। क्या है चीज़ है? विलायक है। और इस किशमिश के अंदर जो जीव द्रव्य भरा है वो बेटा विलयन है। क्या चीज़ है बेटा? विलयन है। और इस किशमिश, ये जो किशमिश दिखाई दे रही है, इसकी चारों तरफ जो झिल्ली दिखाई देती है उस झिल्ली को बोला जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। और अर्ध पारगम्य झिल्ली मैंने आपको बताया प्राकृतिक भी हो सकती है, संश्लेषित भी हो सकती है और रासायनिक रूप से भी उसको बना सकते हैं। तो मैंने प्राकृतिक का एग्जाम्पल सुअर का ब्लैडर वगैरह बताया था, फिर सेलोफेन का एग्जाम्पल, और एक मैंने कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड की क्रिया करा के एक झिल्ली बनाई थी, वो रासायनिक झिल्ली थी, प्लस फिनॉल प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी थी। तो बेटा का बात कहने का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ये केवल विलायक के कणों को अंदर जाने देते हैं, विलय के कणों को ना आने देते। तो मतलब जब किसी विलयन में विलायक के कण निम्न सांद्रता से, जब किसी विलयन में विलायक के कण निम्न सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, इसी घटना को परासरण बोला जाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोस का मतलब होता है धकेलना, धक्का देना। ठीक है बेटा, पहली बात। अब दूसरी बात, इस परासरण के द्वारा कहने का मतलब इस झिल्ली पर जो दाब लगता है, जो द्रव स्थितिक दाब होता है, उसको बेटा परासरण दाब बोला जाता है। अब इस परासरण दाब के विपरीत दाब लगाओ, जिससे क्या होगा बेटा? मतलब व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण की बात करें तो व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण का मतलब होता है कि जब किसी अशुद्ध विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं, तो इस घटना को बोला जाता है बेटा व्युत्क्रम परासरण। अर्थात यहाँ पर उल्टा मामला, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होने वाला है, और जब गमन होगा तो उसको बोलोगे प्रतिलोम परासरण, या अपन बोल सकते हैं व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण के नाम से जाना जाएगा, जिसकी सहायता से समुद्री जो पानी है उसको अपन पीने योग्य बना सकते हैं। और दूसरा है कि भाई कठोर जल है, कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण का उपयोग किया जाता है। पहली बात। अब ये कंडीशन हो गई आगे। अब बात ये थी कि बेटा मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी भाई, परासरण दाब। और परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। परासरण दाब क्या है बेटा? एक अणु संख्या गुणधर्म है, जिसको पाई से इंडिकेट करते हैं। और जब पाई से इंडिकेट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि परासरण दाब तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। जब विलय के अणुभार के संबंध की बात करो तो अपन ने बोला बेटा कि आपने बोला आदर्श गैस समीकरण PV बराबर क्या होता है बेटा? nRT। और अब मैंने एक बात बताई कि भाई P बराबर अपन ने क्या लिख दिया? पाई लिख दिया, जो परासरण दाब है। तो पाई V बराबर क्या हो गया बेटा? nRT, या फिर पाई बराबर होगा बेटा N/V/RT। सही है। अपन जानते हैं N/V जो होता है बेटा C होता है, इसको कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और एक कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो तो अब देखो, अब N या N की बात करते हैं, N बराबर क्या होता है बेटा? WB/MB। ठीक है बेटा, सही है, मोल के बराबर। तो पाई बराबर क्या रखो, मान रखो तो यहाँ रख दो, या फिर समीकरण पहले बनाए CRT। एक तो समीकरण ये बन गई परासरण दाब की है। दूसरी समीकरण ये बोले कि पाई बराबर, अब अणुभार में संबंध ज्ञात करें तो N का मान रखेंगे अपन, और N का जब मान रखेंगे तो आप क्या आएगा? WB/MB है, और अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? V, और यहाँ क्या कर दोगे? ये हो जाएगा आपका बेटा RT। ठीक है। अब ऊपर नीचे लाओगे तो MB बराबर ये पाई V WB/RT, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई बराबर WB/RT अपॉन पाई V, और पाई V है तो ये क्या आ जाएगा बेटा? MB। तो ये सूत्र तो आया था आपका, है। तो ये सूत्र कहलाएगा बेटा विलय के अणुभार और परासरण दाब में संबंध होगा। पहली बात। अब परासरण की बात करें तो बेटा परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोगों की किताब में दिया हुआ है।
और विलयन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट डालेंगे, ये कंडीशन आ गई, परासरण दाब तथा विलय के अनुभार में संबंध आ गया। अगला क्या टॉपिक डालेंगे, और अगला टॉपिक होगा, ये सूत्र याद रखना, ये वाला सूत्र भी याद रखना, सी का मतलब कंसंट्रेशन N/V बराबर सी होता है, और N बराबर अपन यहाँ पर विलय का मोल है, और विलय का मोल बराबर विलय का भार बटा विलय का अनुभार आएगा, और अनुभार के अंदर ये संबंध स्थापित कर दोगा, तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। R बराबर होता है बेटा गैस नियतांक, और जिसका मान होता है 0.0821 वायुमंडल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, R अपन जानते हैं पाँचवें पार्ट के अंदर 11वीं के अंदर R गैस नियतांक की बीमा ज्ञात करी थी, अर्थात इकाई कैसी होती है निकालते हैं। ठीक है, तो नाम मान क्या होगा, वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसकी इकाई होती है 0.0821, ये फिक्स मान है जिसको गैस नियतांक बोला जाता है। अब अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक इसी में है आप लोगों का, और टॉपिक है बेटा परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला है आप लोगों का बेटा समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन। अब सुनो बेटा, सम को बोलोगे आप लोग आइसोटोनिक, क्या बोलोगे, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासारी विलयन का मतलब होता है कि वह विलयन जिसमें विलय और विलायक, विलय और विलायक अर्थात कैसे विलयन और विलायक, विलयन और विलायक की सांद्रता एक समान होती है, समपरासारी विलयन कहलाएगा। क्या समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब यहाँ पर अपन एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें, और अर्धपारगम्य झिल्ली में एक तो हो गया बेटा आपका विलयन और एक हो गया आपका विलायक है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण इधर गमन करेंगे। अब कहने का मतलब है कि जब इसकी सांद्रता 1m और इसकी भी सांद्रता 1m है, अर्थात दोनों की कंडीशन 1m है, तो दो विलयनों को यदि आप लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, यहाँ विलयन मान लाने इसको, जब दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा आपस में पृथक करके रखते हैं तो दोनों की सांद्रता समान होती है, अर्थात उस विलयन को बोला जाता है समपरासारी विलयन। क्या बोलोगे? समपरासारी विलयन। अब नंबर 2, ये तो अपना जब दोनों बराबर है तो ये है आपका समपरासारी विलयन, ये समपरासारी विलयन कहलाया भैया। अब दूसरा जो प्रकार है अतिपरासारी विलयन। अति का मतलब, कहने का मतलब अपन ने डाल दी यहाँ पर ये अर्धपारगम्य झिल्ली डाल दी, एक विलयन ये रहा जैसे 1m का है, और एक विलयन एक आपका यहाँ 2m का है, ये आपका 1m का है। तो इस विलयन की सांद्रता इस विलयन से क्या है बेटा? अधिक है। अब कहने का मतलब हुआ कि जब दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करके रखते हैं तो एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होती है, उस विलयन को अतिपरासारी विलयन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन से अधिक होती है, तो इस विलयन को बोलोगे इसके सापेक्ष ये अतिपरिसारी है। यदि उल्टा करें, उल्टा का मतलब है कि जैसे अगला तीसरा प्रकार, और तीसरा प्रकार कौन सा? तीसरा प्रकार है बेटा अल्प परासारी, अल्प परासारी। अब यहाँ पे कितना क्या 2m और यहाँ पे कितना बेटा 1m, और ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है। इस विलयन के सापेक्ष ये विलयन, इस विलयन के सापेक्ष ये विलयन की सांद्रता कम है, तो ये विलयन होगा अल्प परासारी। अब इस विलयन के सापेक्ष इस विलयन की तुलना करें तो ये विलयन होगा अतिपरासारी। समझ भाई? कहने का मतलब जो दोनों की सांद्रता समान हो, समपरासारी आइसोटोनिक कहलाएगा। जब दो विलयन ले रहे हो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उनको पृथक करके रखते हैं, तो एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होती है, तो वह विलयन अतिपरिसारी विलयन कहलाएगा। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपका नंबर 1 और नंबर 2। अब 2 की तुलना में 1 की सांद्रता अति, और यहाँ पर 1 की तुलना में 2 की सांद्रता कम, तो 1 इसकी तुलना में कहलाएगा अल्प परासारी। तो आपकी परिभाषा दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी कंडीशन लिखोगे। दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करोगे, यदि दोनों की मोलर सांद्रताएं समान है तो समपरासारी कहलाएगा। फिर 2 को विलयन को करा रहे हो तो 1 की
तुलना में दूसरे की सांद्रता अधिक है तो पहला वाला विलयन अल्प प्रसारी कहलाएगा और दूसरा वाला विलयन पहले की तुलना में अति परिसारी कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब साहब ये क्या है, समझ में नहीं आया हमको। तो समझ में क्यों नहीं आएगा बेटा, समप्रसारी विलयन प्लस सांद्रता बराबर, इस विलयन की तुलना में 2m की तुलना में ये विलयन है ना अल्प प्रसारी और इसकी तुलना में ये विलयन अति प्रसारी। पहला विलयन अति प्रसारी, दूसरा विलयन इसकी तुलना में अल्प प्रसारी, बात बराबर है। ठीक है। तो ये है बेटा आप लोगों को समप्रसारी और आप लोगों का अल्प परिसारी और बेटा अति परिसारी की बात हमारी हो गई। बिल्कुल आप लोग अपनी लैंग्वेज हिसाब से। अब इसमें भैया कि जैविक घटना में, दैनिक जीवन में, अपन से तो दैनिक जीवन में परासरण के उपयोग। देखो बेटा, अब परासरण की बात करें, नंबर वन की बात करें, सामान्य रूप से अपन ताज़ा सब्जी लाते हैं और ताज़ा सब्जी को यदि अपन खुला छोड़ दे तो वो कुम्हला जाती है बेटा, है। और यदि अपन उस सब्जी का कुम्हला गई और कुम्हलाने के बाद यदि उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दे तो वैसे ही वो ताज़ा और कड़क हो जाती है। समझ में। पहला तो अपन दैनिक जीवन में ये उपयोग है भाई, ताज़ा सब्जी को खुला रखने पर वह मुरझा लिखेगा, जो भी देगा, मुरझा जाती है यदि इस पर पानी का छिड़काव करे तो वह वापस कड़क व ताजी हो जाती है। सही है ना बेटा। अब कहने का मतलब भाई सब्जी बेचने वाली पानी का छिड़काव क्यों करते हैं, तो परासरण के कारण। नंबर 2, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों पर जड़ से तना से शाखाओं और शाखाओं से पत्तियों पर, हरे पेड़ पौधों में जड़ों के द्वारा जो पानी ऊपर पहुंचता है वो भी परासरण के कारण ही पहुंचता है। समझ में आ गई। तो हरे पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा पानी का पत्तियों तक पहुंचना भी परासरण का उपयोग है। नंबर 2 के बाद नंबर 3 का मतलब एक सवाल आया था बेटा, वो सवाल आया था 2016 में और 2015 का भी सवाल है। सवाल ये था, क्या होता है जब कच्चे आम को सांद्र शर्करा या फिर लवण या लूण जो उसके विलयन में रखते हैं। समझ भाई। कहने का मतलब सुनो, जब भी अपन अचार बनाते, मुरब्बा बनाते, जैम जेली कुछ भी बनाते तो उसके अंदर साल्ट की मात्रा अधिक होती है, अर्थात बाहर की सांद्रता अधिक और अंदर की सांद्रता होती है बेटा कम। तो वहाँ से विलायक के कण बाहर की तरफ आएंगे, बाहर की तरफ आए। जब बाहर की तरफ आए तो वो जो वस्तु है ना, जैसे कच्चा आम है, कच्चे आम को, ये कच्चा आम का टुकड़ा लिया बेटा और कच्चे आम के टुकड़े को अपन ने किस डाल दिया, ये इसको डाला बेटा सांद्र NaCl, या हम कह सकते हैं सांद्र चीनी। बोलो बेटा, चीनी मतलब C12H22O11 मतलब शर्करा के विलयन में रखा तो क्या होगा, अरे क्या होगा, इसमें जो विलायक के कण है वो बाहर निकलेंगे और यहाँ पर ये जो आम है वो सिकुड़ जाएगा। क्या होएगा, सिकुड़ेगा और इसके अंदर जो मात्रा में पानी था ना विलायक वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब कच्चे आम को सांद्र NaCl या सांद्र शर्करा के विलयन में रखते तो अपन सीधा कहेंगे इसमें होगा, जब बाहर की तरफ आते हैं इसको बोलोगे बाह्य परासरण। ठीक है। ये घटना कौन सी, बाह्य परासरण के कारण आम पिचक जाएगा। अब कंडीशन भाई क्या होता है, जब आप लोग किशमिश को पानी के अंदर रखते हो, जब पानी के अंदर रखते हैं तो किशमिश फूल जाती है। पानी की सांद्रता निम्न और अंदर की सांद्रता उच्च। अब कंडीशन, यहाँ पर विलायक के कण बाहर की तरफ आए, बाह्य परासरण। अब यहाँ पर विलायक के कण अंदर की ओर घुस गए, अब घुस गए तो उसको बोलोगे आप लोग बेटा अंतः परासरण। क्या बोलोगे, अंतः
परासरण मतलब अंत परासरण के कारण किशमिश फूल जाएगी। यदि यही विलयन सांद्र है, ऐसा विलयन जिसमें अंदर की और बाहर की सांद्रता बराबर है, समपरासारी है, किशमिश यूं क्यों रहेगी भाई? है फूली हुई किशमिश को यदि अपन NaCl या ग्लूकोज या मतलब जो भी चीनी का है सांद्र विलयन में डाल दिया तो भैया यह पिचक जाओगी। अर्थात कहने का मतलब जब पिचकेगी तो भैया परासरण, जब अंदर घुसेगा पानी अंत परासरण, और जब कुछ भी नहीं हुआ तो समपरासारी विलयन हो गया। समझ में आ गई बात? तो बेटा समझो आओ कि आम की कच्चे टुकड़े लो, टुकड़ों को यदि आप लोग लवण के अंदर डालें, नमक सांद्र विलयन के डालें, तो वहाँ पर जैसे अपन घरों में यार करेले की सब्जी बनाते हैं और करेला होता है कड़वा है, यदि करेले को सीधा बना दे काट पीट के तो अपन खाया नहीं जाएगा, लेकिन अपन क्या करते हैं घर में करेले को लिया और उसमें मुट्ठी भर नमक डालते हैं और नमक डालने के कारण जो कड़वापन है, जो विलायक के कणों का कड़वापन है, वो नमक एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, बाह्य परासरण की घटना होती है और वो जो करेला है उसका कड़वासपन कम हो जाता है। हालांकि बिल्कुल कम नहीं होता, लेकिन यदि अपन चीनी नमक ज़्यादा ही ज़्यादा डाले, मुट्ठी भर के ज़्यादा डाल दिया तो शायद वो पूरा का पूरा कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आम फूला बाह्य परासरण, पिचका बाह्य परासरण, और किशमिश फूली अंत परासरण। सांद्रता देख लेना बाहर के अंदर की, बाहर सांद्रता अधिक है तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आएगा मामला, तो वो होगा बेटा अर्धपारक अंदर, उसको बोलोगे बाह्य परासरण। तो ये बेटा ताज़ा सब्जी में खुला रखने पर मुरझा जाती है, यदि इस पर पानी छिड़कोगे तो क्या होगा बेटा? कड़क हो जाएगी। दूसरी बात, एक सवाल और, पहला सवाल तो यह है कि क्या होता है जब कच्चे आम को सांद्र शर्करा व NaCl के विलयन में रखते तो आप कहोगे बाह्य परासरण के कारण पिचक जाती है। क्या होता है जब किशमिश को आप लोग जल में रखोगे, अंत परासरण के कारण किशमिश फूल जाती है। अब दूसरा, अपने जैविक घटना में यदि अपने अंदर 0.9 Wb NaCl, ये प्रतिशत है बेटा, 0.9 Wb NaCl जिसको सलाइन वाटर बोला जाता है बेटा, क्या बोलोगे? सलाइन वाटर बोला जाएगा। यदि अपने शरीर में यहाँ पर जो सिरा है उसमें यदि इस सांद्रता का 0.9 W/V द्रव्यमान आयतन सांद्रता का NaCl का विलयन इंजेक्ट करोगे तो हमारे रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर की सांद्रता भी 0.9 Wv प्रतिशत होती है बेटा। जब आप लोग इस सांद्रता का NaCl इंजेक्ट करोगे तो हमारी कोशिकाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होगी इसके प्रति समपरासारी। क्या होगी? समपरासारी, अर्थात कोशिकाएं वैसी की वैसी रहने वाली है। यदि आपने 0.9 W/V प्रतिशत, यहाँ पर सांद्रता किसकी अधिक हो गई बेटा? NaCl की। अब कहने का मतलब यदि हो गया तो अपने शरीर में जो कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, उसकी जो अंदर की सांद्रता 0.9 ही है W/V। अब यदि अपन ने अधिक सांद्रता का NaCl ले लिया, अधिक का ले लिया, तो भैया कौन सी घटना होने वाली है? घटना होने वाली है बाह्य परासरण है, और बाह्य परासरण के कारण वो कोशिकाएं पिचक जाएगी। नहीं, अरे बेटा अपने रक्त की जो कोशिकाएं उनकी जो सांद्रता है 0.9 Wv%। अब NaCl की सांद्रता हमने अधिक ले ली, इस सांद्रता से अधिक ले लिया, तो अधिक जब लोगे तो भैया पिचकेगी कि नहीं पिचकेगी? और यदि आप लोगों ने कम ले लिया, 0.9 W/V प्रतिशत से कम ले लिया, तो कम ले लिया NaCl को, तो उसके अंदर कौन सा होगा बेटा? अंतः परासरण। और अंतः परासरण के कारण यहाँ तो क्या होगा? पिचक जाएगी, यहाँ क्या होगा? फूल जाएगी, और यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना बेटा क्या होता है। हाँ बेटा देखो सवाल इसमें इस प्रकार से आएगा। सवाल तुमसे ये पूछेगा बेटा क्या होता है जब अपनी रक्त सिराओं में 0.9 W/V NaCl विन को इंजेक्ट करते हो, तो ये अपनी कोशिकाओं का जो द्रव है और ये दोनों आपस में सांद्रता में बराबर है, इसलिए ये समपरासारी होगा। यदि अधिक सांद्रता का ले लें तो अपनी कोशिकाएं पिचकेगी, और पिचकने के कारण, ठीक है, वो उसको बोलोगे बाह्य परासरण। और अब कम वाला ले लें
तो वो फूल जाएंगी, इसको बोलोगे अंतः परासरण। तो ये कंडीशन है, ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई सर्दियों गर्मियों बारिश के टाइम पे हमारे जो दरवाजे हैं ना ये ऐंठ जाते हैं ना, अड़ जाते हैं, तो ये भी एक परासरण की घटना है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट डालेंगे अपन। अब ये आपका परासरण संबंधी बातें हुई बेटा, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी है, वो अपन वो बाद में बात करेंगे। अगला पॉइंट है बेटा असामान्य मूलर द्रव्यमान है। अगला पॉइंट है असामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो, अणुभार या फिर उसको बोलोगे मोलर द्रव्यमान। देखो बेटा असामान्य का मतलब एबनॉर्मल, कोई मतलब वाली बात, कहने का मतलब है कि जब असामान्य अणुभार मतलब है कि यहाँ हम कह सकते हैं अणुसंख्यक गुणधर्मों से ज्ञात जो अणुभार था विलय का, यदि विलयन तनु है, विलयन राउल के नियम का पालन कर रहा है और विलयन के अंदर विलय तथा विलायक का संगुणन नहीं हो रहा है, जब नहीं होगा तो जो अणुसंख्यक गुणधर्मों से जो अणुभार निकाला गया है वो सही होगा। और यदि राउल का नियम का पालन नहीं हो रहा, विलय और विलायक में मतलब विलायक के अंदर संगुणन भी हो रहा है, वियोजन भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्राप्त जो अणुभार होगा अर्थात मोलर द्रव्यमान होगा वो डिफरेंट होता है जो अणुसंख्यक गुणधर्मों से प्राप्त होता है, इसे कोई बोला जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात कि अपने ये कह सकते हैं बेटा अणुसंख्य गुणधर्मों से प्राप्त अणुभार। अरे बेटा ज्ञात किया था ना आप लोगों सब ने भाई, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन अणुभार में संबंध, कौथनांग में उन्नयन अणुभार में संबंध, हिमांक में अवनमन अणुभार में संबंध, परासरण दाब और अणुभार में संबंध बताया था, सभी में ये था। तो मतलब अणुसंख्यक गुणधर्मों से प्राप्त अणुभार, हाँ सर, अणुसंख्यक गुणधर्मों से प्राप्त अणुभार तब ही सही प्राप्त होता है जब विलयन तनु हो, कौमा राउले के नियम का पालन करे और विलय का वियोजन या संगुणन नहीं हो तो वह अणुभार सामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये सामान्य सी बात है कि बेटा अणुसंख्यक गुणधर्मों से प्राप्त अणुभार तभी सही प्राप्त होता है जब विलयन तनु हो, विलयन राउल के नियम का पालन करे, विलयन के अंदर विलय का वियोजन और संगुणन नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, सामान्य अणुभार कहलाएगा। अब अपन बोलेंगे साहब असामान्य अणुभार का मतलब बताना है अपन को। तो असामान्य अणुभार का मतलब होता है कि जब अणुसंख्यक गुणधर्मों से प्राप्त अणुभार भिन्न प्राप्त होता है, अर्थात विलयन में संगुणन तथा वियोजन दोनों ही होते हैं, अर्थात यहाँ पर तनु विलयन भी नहीं है और राउले के नियम का पालन भी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन से अंदर प्राप्त जो अणुभार होगा उसको आप लोग बोलोगे असामान्य अणुभार। अर्थात जब विलयन में विलय पदार्थ का वियोजन या संगुणन होता है
होता है तो उस स्थिति में प्राप्त अणुभार को असामान्य अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा ये समझने की बात है कि सबसे पहली बात है कि ये कंडीशन लगाई है मैंने, अणु संख्या गुणधर्म प्राप्त अणुभार तभी सही प्राप्त होता है जब विलयन तनु हो, राउले के नियम का पालन करे और विलय का वियोजन या संगुणन ना हो तो वह अणुभार सामान्य अणुभार कहलाता है। जब विलयन में विलेय पदार्थ का वियोजन या संगुणन होता है तो उस स्थिति में प्राप्त अणुभार को असामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब मान के चलो कि विलेय पदार्थ का क्या हो रहा है बेटा, वियोजन हो रहा है। कहने का मतलब मान के चले नंबर 1 विलेय पदार्थ का वियोजन जैसे अपन ने एक तो NaCl लिया और NaCl है या कोई भी है NaCl लो पहला। नंबर 2 मैंने ले लिया बेटा MgCl2, नंबर 3 ले लिया मैंने बेटा AlCl3 और नंबर 4 ले लिया मैंने K4FeCN6। ठीक है बेटा। अब इनका जो आयनन है वो 100% हो जाए। क्या हो जाए इनका, जब आप लोग NaCl, MgCl2, AlCl3, K4FeCN से लो और लेने के बाद उनका आयनन 100% करा दें, 100% करा दें तो यहाँ पर वियोजन होगा Na++Cl-, यहाँ पर ये वियोजित होगा बेटा Mg+2+2Cl-, यहाँ ये वियोजित होगा Al+3+3Cl-, यहाँ वियोजित होगा बेटा ये 4K+FeCN6 का 4। सही है। तो ये कंडीशन देखो। अब बात सुनो, यहाँ पर n बराबर अर्थात कणों की संख्या कितनी है बेटा 2। यहाँ देखो 1 और 1 2। n बराबर कणों की संख्या कितनी है बेटा 3। n बराबर कणों की संख्या कितनी बेटा n बराबर 4 और n बराबर कणों की संख्या कितनी बेटा n बराबर आपके कण आगे 5। सही है। अब इनका अणु संख्या गुणधर्म जो होगा इसका तो होगा 1/2, इसका होगा 1/3, इसका होगा 1/4 और इसका अणु संख्या गुणधर्म होगा 1/5। ध्यान रख लेना। क्या वियोजन की कंडीशन के अंदर ये हाफ रह जाएगा, ये 1/3 रह जाएगा, ये 1/4 रह जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अणुभार जो है अणु संख्या गुणधर्मों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सामान्य सी बात। अब तुमसे पूछे कि भाई इनके क्वथनांक का उन्नयन का बढ़ता क्रम है घटता क्रम, तो ध्यान रख लेना जिसमें कणों की संख्या अधिक है ना उसका अणु संख्या गुणधर्म अधिक होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आएगी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जो n के मान पर डिपेंड करने वाला है। तो कब, जब विलेय पदार्थ का वियोजन हो, उस कंडीशन के अंदर अणु संख्या गुणधर्म आधे रह जाएंगे, वो कणों की संख्या पर डिपेंड करेंगे। तो ये तो पहली कंडीशन है। और पहली कंडीशन की बात है कि भाई वियोजन की मात्रा। अब वियोजन की मात्रा के लिए सूत्र, अब वियोजन की मात्रा का एक सूत्र जो कैलकुलेशन में काम आएगा। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को अल्फा से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रख लेना। और अल्फा बराबर होता है i-1 और यहाँ लिखोगे n-1। अब साहब ये आई क्या बीमारी है? आई यहाँ पर इसको वांटाप गुणांक बोला जाएगा जो मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ का वियोजन, इसके अणु संख्या गुणधर्मों को 1/3, 1/3, 1/4 के आप लोग कर सकते हैं। तो ये है बेटा वियोजन की मात्रा के सिस्टम।